नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सबका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरीज पे। आज की एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी हम कवर करने वाले हैं ईस्ट एशिया से। तो खबर आ रही है कि ईस्ट एशिया जो कि यूजुअली स्टेबल रीजन नज़र आता है, यूजुअली वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, वहीं पर ईस्ट एशिया में भी अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए हैं, प्रॉब्लम्स शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। जब गल्फ़ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूरोप में प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका में भी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एटलीस्ट दादागिरी तो दिखाई जा रही है। ऐसे समय पर ईस्ट एशिया से भी कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें अब हम सबको देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच ये प्रॉब्लम सामने आई है, कितना एस्केलेशन हो चुका है और आगे हम इस एस्केलेशन को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, टेंशंस एस्केलेट बिटवीन चाइना एंड जापान। हियर्स व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट मे अफेक्ट अमेरिकन्स। अब क्योंकि अमेरिकन न्यूज़पेपर द डॉन और न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब कवर करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव सबसे पहले दिखाते भी हैं, जानने की भी कोशिश करते हैं, लाइक अमेरिका फर्स्ट पर्सपेक्टिव से। लेकिन अभी तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि दो देश, जो बड़े देश जाने जाते हैं टेक्नोलॉजी में, जो हमेशा आगे रहते हैं, उन दो देशों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, चाइना और जापान के बीच। इनफैक्ट टेंशन्स कुछ ज़्यादा ही इन दोनों देशों के बीच बढ़ चुकी हैं, सो मच सो कि चाइना टू सस्पेंड इंपोर्ट्स ऑफ जापानीज सी फूड एंड डिप्लोमेटिक राव। Diplomatic dispute deepens between Tokyo and Beijing over Taiwan, remarks by Japanese Prime Minister Sana Takaichi। तो सना तकाइची न्यू प्राइम मिनिस्टर है जापान की, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और इन्होंने एक्चुअली अपने एक भाषण में ये कह दिया कि ताइवान को अगर सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उसको हम चाइना के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। अब इससे चाइना भड़क गया। चाइना ने कहा कि देखिए, आपने जो भी स्टेटमेंट दिए, चाइना के खिलाफ सपोर्ट करेंगे का क्या मतलब होता है? वन चाइना पॉलिसी के अंडर सब एक ही है एंड वी विल टेक ओवर ताइवान इवेंचुअली। तो आपको अपना स्टेटमेंट वापस लेना होगा। वहीं जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि हम कभी ऐसा स्टेटमेंट अपना वापस नहीं लेंगे। बट द थिंग इज कि जापान सपोर्ट कैसे करेगा ताइवान को अगेंस्ट चाइना, क्योंकि जापान के पास तो खुद की कोई सेना नहीं है। सो मेनी क्वेश्चंस अरोज। और ये भी सोचा गया कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है जो जापान को बोल रही है ये सब बोलने के लिए, या प्रेशर बना रही है ये सब बोलने के लिए। कहीं जापान सिर्फ किसी और की कही हुई बातों को अपने मुंह से तो नहीं कह रहा। पर ये सब के चलते देखिए, सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जापान वांट्स सिटीजन्स इन चाइना अबाउट सेफ्टी एज डिप्लोमेटिक क्राइसिस डीपेंस। जापान ने भी अपने सिटीजन्स को बोल दिया चाइना में कि भैया, जो भीड़ भाड़ वाली पॉकेट्स हैं उनसे दूर रहे, हो सके तो वापस अपने घर आ जाए। और चाइना ने भी सेम एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी कर दी जो जापान में है। तो बेसिकली ये डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई दोनों देशों के बीच ओवर सच रिमार्क्स। अब आप देखिए कि चाइना यहाँ पर है, ताइवान यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि वो आरओसी गवर्नमेंट, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को बोलते हैं, और यहाँ पर हमें पता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स चाइना रहता है इधर। तो ये चाइना अपने आप को बोलता है कि वी आर द रियल चाइना, और ताइवान बोलता है कि वी आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना। और जो मेन लैंड चाइना है वो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि या तो आप चाइना को रिकग्नाइज़ करेंगे या आप ताइवान को रिकग्नाइज़ करेंगे। अगर आप ताइवान को रिकग्नाइज़ करते हैं तो चाइना के साथ कोई भी फॉर्मल टाइज नहीं रहेंगे, जिसके कारण भारत तक ने ताइवान को ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं किया है। अनऑफिशियल रिलेशंस ऑफ कोर्स सब रखते हैं, बट कॉन्सुलेट और एम्बेसीज ये सब इस्टेब्लिश नहीं की जाती। अब देखिए, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज पास पास पड़ती हैं, जापान, ताइवान और चाइना,
तो इसीलिए जापान ने कहा कि चाइना अगर ताइवान पे अटैक करता है तो उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले हम आएंगे, ताइवान को हम बचाएंगे। लेकिन यहाँ से तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट्स की और भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस इज देयर हिस्ट्री। देखिए, ताइवान से हिस्टोरिकल टाइज की बात की जाए तो जापान के हिस्टोरिकल टाइज ताइवान से रहे हैं 1895 से 1945 तक। और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे चाइना और जापान के लोग एक दूसरे से बहुत नफरत भी करते थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का माहौल रहता है। वर्ल्ड वॉर टू में इनफैक्ट जब जापान को रिट्रीट करना पड़ा था तब चाइना के लोगों ने सेलिब्रेट किया था। बट देन ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे अब आज इंग्लैंड, यूके और इंडियंस के बीच में टाइज आर वेरी नॉर्मल, ऐसे ही चाइना और जापान के बीच में टाइज नॉर्मल हो गए। सो मच सो कि चाइनीज़ ज़्यादातर ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए जापान ही जाते हैं। पोस्ट वॉर जापान और चाइना के रिलेशंस, जापान हैज़ फॉर्मली अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्ट्स दी वन चाइना पॉलिसी। तो फॉर्मली ताइवान को रिकॉग्नाइज जापान भी नहीं करता, बट जापान सिक्योरिटी पोस्चर हैज़ इवॉल्व्ड। Article 9 of its constitution restricts use of force, though in 2015 Japan passed a law allowing collective self-defense. जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग हुई उसके बाद से जापान ने एक प्रिंसिपल अपना लिया कि फोर्स जो भी अगर आप अपने कंट्री में रखते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस रखते हैं, तो कहीं ना कोई क्लैश ज़रूर होगा। इसलिए सिर्फ डिफेंसिव फोर्सेस हम रखेंगे, सिविल फोर्सेस हम रखेंगे, हमारी खुद की कोई मिलिट्री फोर्सेस नहीं होगी। तो जिस देश की खुद की कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है वो किसी और आइलैंड नेशन को कैसे बचाएगा, क्वेश्चन ये है। देखिए, अब जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आर्टिकल 9 में ये कलेक्टिव फोर्स की बात डाल दी गई, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की बात डाल दी गई 2015 के अमेंडमेंट के बाद। और इसी के बाद कुछ न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स को भी अब चेंज करने की बात हो रही है, दैट विल डिस्कस। ताइवान की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले तो आइलैंड हम देख ही चुके हैं कि साउथ चाइना सी में कितना इंपॉर्टेंट आइलैंड हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बहुत भरपूर मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स बनाए भी जाते हैं। और आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है ये सबको मालूम है। तो इसीलिए इनफॉर्मल टाइज हर कंट्री ताइवान के साथ रखना चाहती है, और यही रीज़न है कि चाइना भी कंट्रोल करना चाहता है ताइवान को। इसके अलावा एक जो परसेप्शन बनाने की बात होती है, जो अपना टॉरा दिखाने की बात होती है, अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाने की बात होती है इन साउथ चाइना सी एंड इन ईस्ट एशिया, वो अग्रेशन तो चाइना की तरफ से आता ही है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। फॉर जापान, ताइवान सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली टाइड टू इट्स ओन डिफेंस इंटरेस्ट्स। अब जापान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर चाइना ताइवान को कवर कर लेता है, ताइवान को ओवरटेक कर लेता है, तो उसके बाद चाइना के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड्स को लेकर रहते हैं, जिन पे मल्टीपल लोग अपनी टेरिटरी, जिनको मल्टीपल लोग अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं, जिनमें से एक सेनकाकू आइलैंड भी है। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना रहता है बिटवीन जापान एंड चाइना। और अगर चाइना फाइनली ताइवान को टेक ओवर करने में सक्षम रहता है, या इट फाइनली टेक्स ओवर ताइवान, तो सीधी सी बात ये सामने आएगी कि ईस्ट एशिया में चाइना का परचम है, चाइना को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद डायरेक्ट, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव कंट्री है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हथियाना चाहता है, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन चाइना एंड जापान। तो जापान ये सोचकर भी ताइवान को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड रीज़न इज़ ऑफकोर्स अमेरिका। ये एक प्रॉक्सी वॉर है। अब क्योंकि जापान के पास खुद की फोर्सेस नहीं हैं, बट अमेरिका के साथ एक कलेक्टिव डिफेंस का पैक्ट है। अब अमेरिका ने बहुत बार ट्रंप के अंडर ये मना भी किया है कि वाई टू गिव सिक्योरिटी फोर्सेस टू अ कंट्री विच डज नॉट पे यू, बट एट द एंड ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो उससे पहले माहौल बनाने के लिए जो आसपास की कंट्रीज हैं उनसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बुलवाई जा रही हैं टू बिल्ड प्रेशर। अब देखिए, व्हाट स्पार्क्ड द रीसेंट क्राइसिस।
तकाईचीज रिमार्क्स, जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर सना तकाईची सेड दैट अ चाइनीज अटैक ऑन ताइवान कुड बिकम अ सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर जापान। तो इसलिए जापान को ताइवान की मदद करनी ही पड़ेगी। शी रेफर टू अ सिनेरियो वेयर अ चाइनीज नेवल ब्लॉकेड और मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स कुड क्रॉस जापानीज रेड लाइन्स। तो देखा जाए हर कोई अपने इंटरेस्ट में सोच रहा है। चाइना ने उसके बाद रिएक्शन दिया, खुले आम धमकाया कि देखिए आपको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, वन चाइना पॉलिसी आप मानते हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट चाइना वेलकम्स, अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए वरना खून खराबा होगा तो हमें मत कहिएगा। दिस इज़ द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड। China summoned the Japanese ambassador, signaling this was not a routine diplomatic spat. और उसके बाद ये एस्केलेशन अब और भी बढ़ गए क्योंकि चाइनीज़ ने अपने सिटीजन्स को जापान जाने से मना कर दिया, जापान ने जापानीज सिटीजन्स को चाइना जाने से मना कर दिया। उसके बाद जापान का जो ताइवान को लेकर स्टांस है वो भी चेंज होता नज़र आ रहा है। जापान हमेशा से एक बैलेंस्ड स्टैंस रखता था फॉर ताइवान, बट अभी आप देख ही रहे हैं कि खुलकर सामने आ रहा है। वी डिस्कस द रीजंस कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। डिफेंस पॉस्चर भी हम देख चुके हैं कि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इनके पास हैं, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस का जो आर्टिकल है जिसमें अमेरिका को जापान का प्रोटेक्शन करना होगा, उसके अंडर जापान इज फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टेक ऑन चाइना एज वेल। फिर इसी के साथ 5 लाख लोगों की एक फ़्लाइट जा रही थी, 5 लाख लोगों की फ़्लाइट टिकट्स कैंसिल करा दी गई एज चाइना वांट्स पीपल टू अवॉइड ट्रैवल अमिड स्पैट। तो अब सोचिए, एक तो डिप्लोमेटिकली ऐसी भाषा का यूज़ किया जा रहा है, फिर लोगों को बुलाया जा रहा है, लाइक एम्बेसडर्स आर बीइंग कॉल्ड, 5 लाख लोगों की टिकट्स कैंसिल करा दी गई हैं एक स्टेटमेंट के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सेनकाकू आइलैंड पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन जापान एंड चाइना। जब ये सब हुआ तो चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड सेनकाकू आइलैंड्स तक भेज दिए, ये दिखाने के लिए कि भैया चिल, अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो बाय फोर्स विल टेक इट। Activity around Japanese held islands, also claimed by China, comes after PM Takaichi said Japan might respond militarily to an invasion of Taiwan. तो यानी दोनों अपना बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना का डायरेक्ट यही कहना है कि वन चाइना पॉलिसी इज द अल्टीमेट पॉलिसी। या तो आप ताइवान को मान सकते हैं या फिर आप मेन लैंड चाइना को मान सकते हैं। इट्स ईदर ROC और इट्स ईदर PRC। देर इज बट वन चाइना एंड इट इंक्लूड्स ताइवान। डायरेक्ट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम चाइना। देखिए, चाइना स्ट्रांगली क्लेम्स जापान slams Japan PM Takaichi's openly hint at the possibility of military intervention in Taiwan Straits. If Japan dares to intervene in Taiwan Straits situation by military means, it would constitute an act of invasion. मतलब जापान और चाइना दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं। जापान ने कहा कि अगर आप ताइवान में घुसते हैं, इन्वेजन करते हैं, तो जापान मिलिट्रीली एक्ट कर सकता है, और उसी का जवाब उसी को जवाब के रूप में धमकाते हुए चाइना ने कहा कि आप क्या इसको एक्ट ऑफ इन्वेजन मानेंगे, वी विल कंसीडर इट एज एन एक्ट ऑफ इन्वेजन, और रिस्पॉन्ड तो फिर हम करेंगे। जापान अर्जेस चाइना टू स्केल बैक रिस्पॉन्स इन ताइवान रो। उसके बाद जापान ने ये कहा भी, अपने लिए नहीं सॉरी कहा, कि द स्टेटमेंट दैट वी हैव गिवन, जापान ने बहुत डायरेक्टली ये कहा कि देखिए ताइवान पर कोई इन्वेजन नहीं होगा, और जिस भाषा का यूज़ आप कर रहे हैं, यू हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक। बट सिंस चाइना इतना एग्रेसिव हमेशा से रहता है, चाइना ने इसके लिए भी मना कर दिया। फिर इसके बाद जापान डिस्पैचेस सीनियर एनवॉय टू चाइना टू ईज टूरिज्म टेंशंस। अब क्योंकि 5 लाख लोगों की टिकट कैंसिल करा दी गई है, ज़्यादातर जापान का टूरिज्म इज चाइना बेस्ड, तो जापान को एक एनवॉय भेजना पड़ा चाइना से बात करने के लिए, विच बेसिकली शोज कि चाइना का अपर हैंड है। अब वो साउथ चाइना सी हो, ईस्ट एशिया हो, या फिर अमेरिका से प्रॉक्सी वॉर्स हो। जापानीज PM तकाइची कंसिडर्स रिवाइजिंग थर्ड नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल। अब 3 प्रिंसिपल्स जापान के हैं
विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। फोर्सेस तो हम देख चुके हैं कि खुद के पास इनके पास कोई फोर्सेस नहीं है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं बस, सिविल फोर्सेस। और फिर उसके बाद कलेक्टिव डिफेंस का एक आर्टिकल 9 के अंदर इनके पास क्लॉज है 2015 की अमेंडमेंट के बाद। बट देन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स इनके पास 3 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट दे से कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन पोसेस नहीं करेंगे। दूसरा, हम कोई न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तीसरा, अगर किसी के पास होगा भी तो हम उसको अपनी धरती पर परमिट नहीं करेंगे। नाउ पीएम तकाइची सेज कि हो सकता है ये जो थर्ड प्रिंसिपल है, ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं, हमने कहा कि हम उसको अपनी धरती पे अलाउ नहीं करेंगे, वी माइट चेंज दैट, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि अगर चाइना कोई स्टेप लेता है ताइवान या जापान के खिलाफ, तो अमेरिका खुलकर जापान की धरती का यूज़ करके जापान को भी सेव कर सकता है और चाइना को भी जवाब दे सकता है। Japan's new PM may take on old taboo hosting US nuclear weapons. I think अब हिरोशिमा और नागासाकी को भी बहुत समय होने को आया एंड जापान हैज़ ग्रोन आउट ऑफ इट्स इनसिक्योरिटीज़, और अब वो भी न्यूक्लियर वेपन्स को एटलीस्ट अगर पोसेस और प्रोड्यूस नहीं करेगा तो थर्ड पार्टीज़ के थ्रू ज़रूर अलाउ करेगा, बिकॉज इट नोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। ऑफेंसिव तो छोड़िए, बट डिफेंस पर्पसेस के लिए कितना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अमेरिकन रिस्पॉन्स बड़ा अजीबोगरीब रहता है फॉर जापान ओनली। अब क्योंकि अमेरिका को एक बिजनेसमैन लीड कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम सिक्योरिटी किसी एक कंट्री को बेवजह फ्री में क्यों देंगे, वी नीड मनी फॉर दैट। पर फिर ये 4-5 महीने बाद को ये एक स्टेटमेंट दे देंगे, जापान को कहेंगे कि आप ऐसा कुछ कहिए, सो दैट थोड़ा टेंशन्स बना रहे, चाइना ऑक्यूपाइड रहे। एंड नो मैटर व्हाट यू से, जब डील जापान और यूएस के बीच में हुई थी तो यूएस वाज द वन हु एक्चुअली होस्टेड द टेबल। तो अल्टीमेटली आपको इस डील को निभाना तो पड़ेगा ही, दैट जापान नोज वेरी वेल। पर इन सब में इंडिया कहाँ आता है? अब देखिए, अगर प्रॉब्लम साउथ चाइना सी में होती है, ईस्ट एशिया में होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारत को भी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन रेजिलियंस इज़ ऑलरेडी एन इशू फॉर इंडिया। सेमीकंडक्टर्स वैसे ही बहुत महंगे आते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट एशिया में भी होता है या यहाँ पर चाइना ताइवान में इन्वेड करता है, हालांकि हमारे इनफॉर्मल टाइज हैं सिर्फ ताइवान के साथ, बट इवन देन चाइना के साथ तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारे रहते हैं। सो दिस विल इंक्लूड ताइवान एज वेल। अगर चाइना और जापान की प्रॉब्लम्स होती हैं तो साउथ चाइना सी, वहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो भारत के लिए सप्लाई चेन फिर से डिसरप्ट हो जाएगी, ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड रुक जाएगा, आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रुक जाएगा, या एटलीस्ट अफेक्ट तो होगा ही। तो अगर पूरा सिनारियो देखा जाए तो भारत के लिए किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। दिस इज़ बिकॉज कि जब लोग आपस में लड़ रहे हैं तब भारत को ग्रोथ करनी है। दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया टू ग्रो। और जब हमें ग्रो करना है, जब फाइनली हमारा टाइम आया है, तब हर किसी को आपस में लड़ना है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जिससे सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं, सामान महंगा हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, बेसिकली हमारी ग्रोथ हॉल्ट या डिक्रीज हो जाएगी। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये कितना ज़्यादा एस्केलेट होता है। आई डोंट थिंक कि मिलिट्रली एक्शंस पर ये पहुंचेगा, सिंस इट वाज जस्ट अ पोक फ्रॉम वेस्टर्न साइड थ्रू ईस्ट एशिया फॉर चाइना, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितनी जल्दी जापान और चाइना आपस में बैठकर इस मामले को सुलझा लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।